क्या बात है, पति वापस आ रहा है तो हम सबको पेट भर के खाना खिला रही है। सही कहा। इसकी गालों की लाली तो देखो, गुलाब की तरह खिल गई है। अरे क्या तू भी उसका मजाक उड़ा रही है। ए उमयाल, राजकुमारी की तरह क्या बैठी हो? उठो, खाना परोसने में मदद करो। चलो। चोरी की ना इधर आ। हाँ? यहाँ हम दान कर रहे हैं तब भी अपनी नीच सोच लेकर आ गया है। जो चुराया वापस कर। पांडी बस करो। घर आए मेहमान को इस तरह मारना कहाँ के संस्कार हैं? किसने दिया तुम्हें ये हक? तो क्या हमारे मेहमान हमारे घर से जो चाहे उठाकर ले जा सकते हैं? जाओ, मेहमानों को खाना खिलाओ। जी मालकिन। माफ कर दीजिए मालकिन, आप तो पूरे गांव का ही भला करती हैं। मैंने चोरी नहीं की। बताइए क्या परेशानी है? मेरी तकलीफ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है। मेरी सारी जमीन जमींदार के पास गिरवी है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं। भूख और चिंता दिन रात सताती रहती है। अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं देखना चाहूंगी। ये रखिए, अपने परिवार का पेट भरिए और बच्चों को स्कूल भी भेजिए। आपकी मूर्ति भी मंदिर में होनी चाहिए। आप तो देवी हैं। खुश नसीब हूँ जो आपके दर्शन हुए। आपका दिल बहुत साफ है। ऊपर वाला आपको बहुत खुशियाँ दे। पांडी, जी हाँ। इनके परिवार के लिए खाना बांध दो। ठीक है, अभी करता हूँ मालकिन। अरे ये बेशर्मों की तरह कहीं भी खाना खाने आ जाते हैं। स्वागत भैया जी। मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। अरे मैं तो बार बार आना चाहता हूँ, लेकिन गांव को भी तो संभालना है ना। भाई फौजी बाबू ने घर अच्छा खासा बना लिया और ये प्यारी सी गुड़िया आपके पास छोड़ गए हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं, खाना जरूर खाइएगा। तब तक मैं एक स्पेशल कॉफी बना कर आई। आइए। स्पेशल कॉफी? तुम दाल चावल खाओ, मैं स्पेशल कॉफी पीऊंगा। आजा गुड़िया। स्पेशल काली कॉफी, वो भी गुड़ वाली। बढ़िया। गांव के गुरुजी कह रहे थे कि तुम पर यहाँ की कुलदेवी का आशीर्वाद है। तुम्हारी कई हर बात सच होती है। बैठो बैठो ना, हमारी भविष्यवाणी बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी। जब भी मैं शांत होकर अपनी आंखें बंद करती हूँ तब मुझे जो दिखता है वो लिख देती हूँ। उनमें से कुछ चीजें सच हो जाती हैं, पर कभी कभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखिए, इस किताब में मैंने कई दृश्य लिख रखे हैं जिनका मुझे कोई खास मतलब नहीं लगता। पढ़कर देखिए, मैं तो कोई मतलब निकाल ही नहीं पाई। सोचिए, अगर 100 साल बाद होने वाली चीजें आपको आज पढ़ने के लिए कही जाएं तो? वैसे मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरी भविष्यवाणी सच होंगी भी या नहीं। क्या बात है। लिख कर पूरी हो जाए तो बताना। प्रिंटिंग प्रेस वाले काफी दोस्त हैं मेरे। इसकी कॉपियां दुनिया भर में बिकेंगी। धन्यवाद अन्ना जी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी जो भी लग रहा है वो इस पे लिख डालो। देखते हैं तुम्हारा लिखा सच भी होता है या नहीं। उमयाल, जरा मेरे लिए कागज और कलम लाना। कॉफी लीजिए ना। आप वो लीजिए। माँ ये लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ये गांव एक अंत का प्रतीक बन जाएगा जहां पापों को पनाह मिलेगी और आपकी ये जमीन एक स्मशान भूमि बन जाएगी। मैंने जो देखा वही लिखा है, आप गलत मत समझना। अरे तुमने इसमें कोई नई बात नहीं बताई। पूरे गांव में पहले से ही दुविधा आन पड़ी है। खैर ये सब जाने दो, मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ लिखो। मुझे अपना हाथ दिखाइए। ये मेरी नाड़ी की जांच क्यों कर रही है? कहीं ये मेरे गंदे विचारों के बारे में ना पढ़ ले। लड़की है तो एकदम पटाखा, लेकिन ये लिख क्या रही होगी? मटके मत फोड़ना अन्ना जी। अरे काम से मटके फोड़ दिया। इसी मटके की बात कर रही थी। अगर मैं आपको नहीं कहती कि आपके हाथ से मटका टूटेगा तो शायद ये मटका कभी टूटता ही नहीं, है ना?
हाँ सही कहा। मुझे भी ऐसे सवाल परेशान करते रहते हैं। चीजें होती हैं क्योंकि मैं उन्हें लिखती हूँ या फिर मैं अनजाने में वाकई भविष्य देख सकती हूँ। ये सवाल मुझे दिन रात सताते हैं। माँ पापा आ गए। वो आ गए? हाँ। चलो चलो। पापा हाँ यार, सच में मटके फोड़ दिया मैंने। हाँ, हाँ। कहाँ है? अरे कहाँ है वो? माफ कर दीजिए भाभी, उन्होंने भैया को झंडे में लपेट कर भेजा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। भाभी मत जाइए भाभी, अब देख नहीं पाएंगी। ये जो घर है और चारों तरफ जो खेती है, ये सब तुम्हारे पति तुम्हारे नाम लिख के गए हैं। ये लो। फौजी बाबू ने तो पूरा गांव ही तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ? ये सब तुम अकेली कैसे संभालोगी? ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सही कह रहा हूँ ना वकील बाबू? तुम अपनी बिटिया को लाड प्यार से बड़ी करो, ठीक है? अपनी बेटी की परवरिश करना मैं जानती हूँ। सूरज के ढलने से पहले ही घर चले जाइए। गांव में सरकटी लाशें आजकल ज्यादा मिल रही हैं। उमयाल चलो। भैया के अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए। खाना दिखा नहीं कि गीदड़ की तरह ऊपर मंडराने आ गए। आपको तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। हमसे उम्र में छोटे, अब हमें सिखाएंगे? रुको अरुण राव, रुको। ए पांडी, तुम जाओ अपना काम करो। क्या हो रहा है ये सब? उसे बताओ विधवा कैसे रहती है, फूल सिंदूर सब लगाकर घूमती है। उसे कुछ कहेगा नहीं? वो मान नहीं रही हैं कि भैया मर गए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो और उनकी बेटी खुश रहे। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से बेहतर है गांव में जो बच्चे गायब हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं उनका पता लगाइए। इतना घमंड। पांडी। हाँ मालिक। पांडी इधर आ। राम राम मालिक। इस घर में ये हो क्या रहा है? वो विधवा इतनी सज धज के इधर उधर घूम रही है और वो अरुण मेरे सामने जबान चला रहा है। मालिक, हम भी नहीं जानते क्या चल रहा है, लेकिन इस घर में कुछ अजीब चीजें तो हो रही हैं। अजीब चीजें मतलब? अबे बता, तो दूंगा। नहीं क्या बताऊं मालिक। शुरुआत में उनकी भविष्यवाणी खुशहाल और बहुत सुंदर होती थी, लेकिन आजकल वो बहुत डरावनी हो गई है। इतनी डरावनी कि तेरी हवा निकल गई है। मालिक, एक कुत्ता है हमारे घर पर मुत्तू नाम का, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया मालिक। हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पर क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था? मुत्तू, 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 मुत्तू। तू जो बोल रहा है वो सही है ना? मेरी बीवी की कसम खाता हूँ मालिक, वो सिर्फ कुत्ते की चीखें नहीं थी, बच्चों की चीखें भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो जो बच्चे हमारे गांव से गायब हुए थे उसके पीछे यही है। ओह, ये सब सुन के तो मेरी गिग्गी बज गई। ये तो पागलपन है अरुण। सबसे कहो अपने अपने घर चले जाएं। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो बस। चुपचाप खड़ा है। अब क्या करेंगे? मुखिया जी, मैंने भाभी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। हम दोनों वैसे भी आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। आप जाइए।
हल खींचने वाला ही उसका भार जानता है। कितने बच्चे लापता हो गए, सरकटी लाशों के ढेर पड़े हैं, सबको जवाब मुझे देना है। पता नहीं क्यों शक की सुई तेरी भाभी पे अटक गई है। पंडित जी सब कुछ सच सच बताएंगे, तू शांत रह। अगर गुनाह नहीं किया है तो डर क्यों रही है? वकील जाओ उन्हें लेकर आता हूँ। आइए। आइए नमुद्री। कहाँ है वो लड़की? भाभी अंदर हैं। चलो अंदर। इस घर में भगवान की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? भैया के शहीद होने के बाद भाभी का भगवान पर से विश्वास उठ गया है। जी महाराज जी, मैं भी यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक भगवान की तस्वीर नहीं देखी और मुझे नहीं लगता वो मंदिर भी जाती है। कौन हो तुम? मैं पांडी हूँ, इस घर का नौकर। तभी बोलोगे जब कुछ पूछूंगा, समझ गए ना? जी हाँ, समझ गया। जाके लड़की को बुलाओ। जाओ। हाँ हाँ, बुलाता हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कोई बचाओ मुझे। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर जाने के लिए मत कहना। बड़ी भयंकर अवस्था में है वो अंदर। अरुण भैया, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो, बचा लो मुझे। पांडी उठो। अब तू चुप हो जा। छोड़। क्या कर रही है? छोड़। अरे कौन है तू? क्या चाहिए? अरे रुक। ह्रीं क्लीं सर्वा कृष्णावससि कृंग वदने मगा वदने महाभैरवी पर हर्म विध्वंसी। अब जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। जब इस लड़की का जन्म हुआ, क्या उसी समय इसके माता पिता की मृत्यु हुई? वो तो मैं नहीं जानता। ये सही कह रहे हैं। माँ इसे जन्म देकर चल बसी। जब इसके पापा को बताया और वो घर आ रहे थे तब ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। जब ये लड़की बालिग हुई तब इस गांव में कोई अजीब घटना घटी थी? ये क्या बात हुई मुखिया जी? ये कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? अरुण तुम चुप रहो, वो सही पूछ रहे हैं। जमींदार जी, ठीक उसी दिन मुझे याद है एक स्कूल की बिल्डिंग गिर के काफी बच्चे मर गए थे। हाँ पंडित जी, यही हुआ था। मैं आधा खाना छोड़कर सबको बचाने पहुंच गया और वहां जाकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या इस लड़की का पति अभी भी जिंदा है? शुरू से शुरू करता हूँ। इन दोनों की शादी हुई, दोनों को एक लड़की हुई, वो फौज में भर्ती हो गया और एक दिन झंडे में लिपटी हुई इसकी लाश आ गई। नंबूद्री महाराज, आखिर माजरा क्या है वो तो बताइए। सच्चाई तो ये है कि जब से इस लड़की का जन्म हुआ इसकी आत्मा काली ही है। इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने इसकी जिद पर काबू नहीं किया तो बच्चों के लापता होने की खबर और सरकती लाशें भी बढ़ती चली जाएगी। जब पता चला वो भविष्य देख सकती है तभी मुझे गड़बड़ लगी थी। हमारे जाहिल गांव वालों ने उसे बेवजह सिर पे बिठा के रखा है। अब आपके पास इसका कोई हल है पंडित जी? उसकी जबान काटनी पड़ेगी ताकि शब्द बाहर ना निकले, और इस लड़की की आत्मा को फिर से शुद्ध करने के लिए उसे गांव में सभी लोगों की सेवा करनी होगी, तभी उसके पाप धुल सकते हैं।